चेक बैलेंस शीट के बाद से हमें डिस्कस करना था. ओके, so we will start in education mode, then we will close our company by pressing which button? ABC Private Limited is open na. We need to shut this company. Control plus F3 or Alt plus F1. You can use either of the button. Okay, then not button means either of the keys. So we will select our company, means the shutting company, and then we will select the opening company, which was XYZ 20405030 and 40. So we will select this company. Then after that we will visit to balance sheet, and now we can find there is no, कौन सा यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में. मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में. यस, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अपीयर नहीं होना चाहिए. हो रहा है क्या अपीयर यहाँ पे? अब देखो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. मैंने बोला डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ये तो ओपनिंग बैलेंस आपका पीएल अकाउंट का जो आपने वहां पे फीड किया हुआ था. ओके, तो यहाँ पे आपका अभी जो ओपनिंग पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और जो अभी हम यहाँ पे पीएल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे इस पर्टिकुलर पीरियड का, तो वहां पे हमारा पर्टिकुलर पीरियड का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा. लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, ठीक है. बट यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आना चाहिए, और वो हम कब चेक करेंगे? जब हमारे सारे लेजर्स एज वेल एज इन्वेंटरीज आइटम और स्टॉक आइटम जब हम क्रिएट कर लेंगे, देन वी विल कम हियर एंड चेक whether we find any such statement or not. So if that statement exists in our balance sheet, means we have done something wrong. Then we have to visit to we have to check all our steps with the question paper, और फिर उसको हम करेक्ट करेंगे. Then we will move on to the journal entries. तो इतना समझ में आया बेटा सभी को? तो अभी इससे मुझे बाहर निकलना है. अब क्या करना होगा? मुझे वापस से फिर जाना है गेटवे ऑफ टैली पे बैलेंस शीट से. एस्केप बटन. ओके, तो एस्केप बटन से मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया. अब हमारा यहां से स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 6, विच इज नोन एज पासिंग जर्नल एंट्रीज. तो प्लीज राइट इट डाउन. द स्टेप नंबर 6 विल बी जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज हमारी कहाँ पे पास होगी? अब जरा यहाँ पे देखो, मास्टर्स में हम लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट किए थे एज वेल एज स्टॉक आइटम्स ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो क्रिएटेड स्टॉक ग्रुप्स एंड यूनिट्स एक्सेट्रा. नाउ we move on to the balance journal entry part, and that journal entry will be passed under the voucher section. वाउचर्स दिख रहा है यहाँ पे सभी को? ट्रांजैक्शन के अंडर में हमारे दो वहां पे ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज वाउचर, द सेकंड वन इज डे बुक. डे बुक को बाद में डिस्कस करेंगे. जब हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, देन वी विल यूज द डे बुक्स. ओके, तो अभी वाउचर पे हम जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वी विल प्रेस एंटर बटन देयर. नाउ यहाँ पे हमारे जो अब जो ये स्क्रीन जो अपीयर हो रही है, ये हमारी यहीं पे जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज हो गए हम यहीं पे पास करेंगे. इज इट क्लियर? लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा? हमें देखो, ये जो हमारी स्क्रीन जो अपीयर हो रही है जर्नल एंट्रीज की, ये सिंगल एंट्री मोड में आ रही है. आप लोगों ने 11 या 12 में पढ़ा होगा ना, आई थिंक क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने. एक सिंगल एंट्री बुक होती है, एक डबल एंट्री बुक होती है. तो जो ये हमारी जो भी स्क्रीन अपीयर हो रही है वो भी सिंगल एंट्री के फॉर्म में हो रही है. तो हमें इसको क्या करना है? हमें इसको डबल एंट्री में करना है, जिसको डुअल बुक कीपिंग बोलते हैं. ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रेस F12 बटन. प्लीज राइट इट डाउन. वी नीड टू प्रेस F12 बटन. अच्छा चलो, उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कैसे हमें पता चला कि ये सिंगल एंट्री मोड में है. देखो, डबल एंट्री मोड में जब भी आएगा, जो डुअल एंट्री जिसे बोलते हैं, वहां पे हमेशा बाय और टू के नाम से या डेबिट या क्रेडिट के नाम से वहां पे अपीयर होगी आपके स्क्रीन पे. यहाँ पे ऐसा कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है. हमसे सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? जरा देखो, हमारा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है?
अकाउंट पे। तो जब भी ये डायरेक्टली आपसे अकाउंट पूछा है और वहां पे कर्सर ब्लिंक करता रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी सिंगल एंट्री मोड में अभी हमारे एंट्री पास होने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें F12 पे प्रेस करना होगा अगर आपका सिंगल एंट्री मोड पे है। अगर डबल एंट्री मोड पे है तो फिर वहां पे आपको F12 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो F12 जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि यूज डेबिट और क्रेडिट, मींस यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का कहाँ पे दिया हुआ है। यस बेटा, फंक्शन बेटा आप में हॉट की इनेबल्ड है ना, तो आप एफ जो फंक्शन की है ना, एफ एन की के साथ आप F12 को प्रेस करो आप। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज हो गए हैं। बेटा हो रहा है। एक सेकंड बेटा, यहाँ से ऑप्शन ही हटा दिया है F12 से। ओके, यहाँ पे बाहर ही बेटा ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे देखो चेंज मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये F12 में होता था, जब जो ओल्ड वाला वर्जन था, अब न्यू वाले वर्जन में बाहर ही दे दिया है। तो यहाँ पे बेटा चेंज मोड दिख रहा है सभी को। मेरा कर्सर जरा देखो यहाँ पे। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑप्शनल इससे भी नहीं हो। एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक बेटा एक बार। प्लीज वेट फॉर अ मिनट। ओके बेटा, यहाँ पे बेटा काफी चेंजेस हो गए। अच्छा, यहाँ पे डबल बार है क्या इसके नीचे? ओके ओके, आई कुडंट सी। अच्छा बेटा देखो, ये जो चेंज मोड है ना यहाँ पे, ये हमारा F12 के ऑप्शन से निकाल के हमें बाहर ही दे दिया स्क्रीन पे। मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैली में जितनी भी शॉर्टकट कीज होगी वो आपके हर एक पेज के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको सारी शॉर्टकट की अवेलेबल होगी। तो ये दिख रहा है यहाँ पे F2 के, यहाँ F2 के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ डेट जैसे है, F3 के लिए कंपनी पे विजिट करने के लिए, F4 कॉन्ट्रा। तो ये सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, चेंज मोड को। ओके, तो चेंज मोड से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है उसको हम डुअल एंट्री मोड पे हम वहां पे चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? एक तो देखो बेटा, तरीका ये है कि आप अपना माउस यूज करके यहाँ पे एक बार क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। बेटा इज इट विजिबल? तो अभी तो मैंने यहाँ पे अपने माउस का यूज किया, मैं माउस का यूज नहीं करना चाहता, तो मुझे यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। अब शॉर्टकट की आपके सामने दी हुई है आपके स्क्रीन पे, सिर्फ पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है शॉर्टकट की चेंज मोड के लिए। और एच के नीचे क्या है, डबल अंडरलाइन है।
एच के नीचे डबल अंडरलाइन भी है ना, एक बार जरा अपनी स्क्रीन जूम करके देखो सभी। नहीं बेटा वो सिंगल सिंगल अंडरलाइन नहीं है, डबल। एक बार जरा आप अपनी स्क्रीन, आप मोबाइल पे ही सारे बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना आप लोग? अच्छा अच्छा, तो वो इतना छोटा मुझे भी नहीं दिख रहा था, एक्चुअली में वो डबल अंडरलाइन है। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो देखो टैली में क्या होता है कि जो शॉर्टकट की होती है, फॉर एग्जांपल F2, F2 के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है, देयर इज नो अंडरलाइन अंडर F2, F3, F4, F5, तो इन सब के नीचे कोई भी अंडरलाइन वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हॉट कीज होगी, बेसिकली शॉर्टकट की ना बोल के हम हॉट की यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड, तो दीज आर दी हॉट कीज। तो आप सिंपली F2, F3 या फिर F4, F5 जितने भी यहाँ पे आपके हॉट कीज दिए हुए हैं, जो शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, उसको आप प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वो ऑप्शन वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब वो आप एक तरीके से आपने अपना माउस को यूज करके वहां पे सिलेक्ट कर लिया, वो ये उसका ये मतलब होता है। लेकिन जहां पे किसी भी बटन के नीचे अंडरलाइन होती है, सिंगल अंडरलाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस डेट बटन। मतलब जो बटन यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, अगर सपोज यहाँ पे एच के नीचे सिंगल अंडरलाइन होती तो मैं ऑल्ट के साथ, जो ऑल्ट बटन है आपके कीबोर्ड में, उसके साथ आपको एच बटन को प्रेस करना होता अपने कीबोर्ड से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट यहाँ पे बट यहाँ पे क्योंकि डबल अंडरलाइन है, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमें एच प्रेस करना होगा। समझ में आया बेटा ये सभी को? वैसे मुझे लगता नहीं कि ये नए वाले वर्जन में इन्होंने ऑल्ट का कहीं पे यूज किया हुआ है, हर जगह इन्होंने कंट्रोल को ही चेंज कर लिया। लेकिन फिर भी बेटा इन केस अगर आप कभी भी पुराने सिस्टम पे बैठे हो, आप जब ओल्ड वर्जन पे आपको काम करने को मिलता है, तो वहां पे यही आपका रूल होगा, यहाँ पे भी सेम रूल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग से होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट वाला ऑप्शन हटा ही दिया है पूरी तरीके से। बट फिर भी सिंगल अंडरलाइन का मतलब ऑल्ट प्लस डेट की, और यहाँ पे डबल अंडरलाइन होगी तो वहां पे कंट्रोल प्लस डेट की, दैट पार्टिकुलर की जो भी मेंशन है वहां पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा किसी को डाउट है इसमें? हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। तो ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे माउस का यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे माउस को यहाँ पे ले आकर इसको क्लिक करने से अच्छा कि माउस को छिपा के ही रखें, और हम यहाँ पे सिंपल कंट्रोल प्लस एच यहाँ पे प्रेस करें। कंट्रोल प्लस एच का मतलब, अब बच्चे के प्लस आप लोग मत प्रेस करने लगना, मतलब कंट्रोल के साथ साथ एच बटन प्रेस करना है आपको। ठीक है, एच की को यहाँ पे प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ मोड्स और यूसेज, तो आपको हमेशा डबल एंट्री पे ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो यहाँ पे मैंने डबल एंट्री को सिलेक्ट कर लिया अपने एरो की से, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब जरा देखो यहाँ पे हमारे डबल एंट्री मोड में आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे देखो जो भी अकाउंट हमसे पूछा जा रहा है वो बाई के और टू के फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? तो बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड, और टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर बेटा? अब बोलोगे सर हमने तो मैनुअल मोड में जो हमने जर्नल एंट्री पास की थी, हम तो डेबिट में कुछ भी नहीं लिखते थे, डेबिट में सिंपल हम अकाउंट्स को लिखते थे और फिर नीचे हम टू लिखते थे, यही करते थे ना आप लोग। लेकिन टैली में वो उसको इंडिकेट करता है या डिनोट करता है डेबिट साइड को बाई के नाम से, और क्रेडिट साइड को टू के नाम से मैनुअल में भी होता है, और टैली में भी टू से जो वो इंडिकेट करेगा वो क्रेडिट वाले आइटम को ही वो इंडिकेट करेगा, वो शो करेगा। इज इट क्लियर? अगर किसी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, कई सारे बच्चों को ऐसे ये भी कंफ्यूजन, सर हमें बाई और टू में समझ में नहीं आता है, तो ठीक है, आप बाई और टू को हटा के यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट भी ला सकती हो। मतलब बाई की जगह डेबिट डीआर, और टू की जगह आप सीआर क्रेडिट ला सकते हो आप। इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको F12 प्रेस करना होगा अभी। अब आप जब F12 प्रेस करोगे, जरा नीचे सबसे पहला ही ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ के बताओ सभी। जनरल डिटेल्स में फर्स्ट आइटम क्या गिवन है, ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। ओके, वाउचर एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यस
तो वहां पे वो बोल रहा है कि टू और बाई की जगह वहां पे क्या आने स्टार्ट हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट आना स्टार्ट हो जाए। तो इसको अगर मैं ये वाई कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये यस हो गया। इसके बाद आपको एंटर तब तक प्रेस करना है जब तक आप लास्ट में नहीं पहुंच जाते, और जैसे एंड में आओगे एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। अभी जरा देखो, बाई की जगह यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो गया, डेबिट। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपको किस मोड में आ रहा है। आप कंफर्म भी कर सकते हो, सिंपल आप कंट्रोल प्लस एच बटन वहां पे या कंट्रोल प्लस एच की प्रेस करना, वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप हमेशा डुअल मोड को ही आप वहां पे सिलेक्ट करना और फिर उसके बाद आपने जनरल एंट्री पास करना। क्लियर है बेटा ये सभी को यहां तक? ठीक है। अब हम आते हैं जनरल एंट्री पास करने से पहले कुछ डिस्कशन पे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब जरा यहाँ पे देखो, F2 और F3 को अभी छोड़ दो, F3 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अभी F2 को हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं F4 पे। तो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एवरीवन। अब देखो यहाँ पे टैली में ऐसा नहीं होता कि जितनी भी एंट्रीज होती है हम सब जैसे हम मैनुअल मोड में क्या करते हैं, जो जो इवेंट अकर होते रहते हैं उसको हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। मतलब जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती है एक के बाद एक हम वहां पे जनरेटिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन या इवेंट वहां पे जो होते रहते अकर होते रहते हैं वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। मैनुअल मोड में बेटा यही करते हैं ना, जनरल एंट्री में एक हम प्रोफार्मा बनाते हैं, वहीं पे सारी एंट्री हम वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता है। टैली में हमसे ये बोला जाता है कि भाई आपको सबसे पहले तो जनरल एंट्री को क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब देखो नई मुसीबत आ गई, अभी हमें क्लासिफिकेशन का काम कहाँ दिया जा रहा था, लेजर में। लेकिन टैली बोल रहा है कि नहीं, लेजर वेजर में आप रहने दो, वहां पे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने क्रिएट कर लिया वही बहुत बड़ी बात है। आप जनरल एंट्री को क्लासिफाई कर लो, बाकी सारे आगे के काम हम कर लेंगे। तो हमें सब फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इस जो भी हमारी एक पर्टिकुलर जनरल एंट्री है वो कौन से वाउचर में रिकॉर्ड होगी। सो दीज आर नोन एज वाउचर। F4 से लेकर F9 तक जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल्स और परचेज, ये सारे हमारे वाउचर बोले जाते हैं F10 को छोड़कर। समझ में आ रहा है बेटा ये? F10 के अंदर कुछ है, विद इन F10 वी विल फाइंड सम अदर वाउचर, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो F4 से लेके F9 तक हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 तरीके के वाउचर हैं। तो जितनी भी एंट्रीज हमारी पास होगी वो इन्हीं 6 वाउचर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम 2 हमारा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को छोड़कर। उसके लिए एक अलग वाउचर होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मल जो आपकी एंट्रीज होती है वो इन्हीं 6 वाउचर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? तो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक F4 और वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें कौन सी हमारी एंट्री पास होगी, ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज विल बी पास्ड और इज पास्ड इन दिस वाउचर। ओके, ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड इन दिस वाउचर। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक वाली कहां जाएगी तब, अगर मैं SBI से पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं HDFC में और दोनों मेरा ही अकाउंट है, मेरे ही कंपनी का अकाउंट है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे? डेफिनेटली कॉन्ट्रा में ही होगी। तो कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हमारी होगी, जो दोनों साइड ही कैश या बैंक इन्वॉल्व होंगे, डेबिट में भी इधर कैश और बैंक और क्रेडिट में भी इधर कैश और बैंक, वो एंट्री कहां पे जाएगी, वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में पास होगी एंट्री। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन?
जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या बैंक टू बैंक, या कैश टू कैश। अब बोलोगे सर कैश टू कैश नई एंट्री कहां से आ गई? पेटी कैश आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक में मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं अपने मेन कैश से, कैश इन हैंड से, तो एंट्री क्या पास होगी? पेटी कैश बुक डेबिट टू कैश, यही होगा ना। तो यहां पे कैश टू कैश वाली हमारी एंट्री पास हो गई। तो हमारे डेबिट साइड में भी इधर कैश और बैंक, और क्रेडिट साइड में भी इधर कैश और बैंक आएगा, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और वो सारी एंट्री हमारी कहां पे पास होगी? F4 में, मींस कॉन्ट्रा वाउचर में वो एंट्री पास होगी। यहां तक बेटा क्लियर? किसी को डाउट कोई? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो F5, हेडिंग दे देना टाइप्स ऑफ वाउचर, मतलब F4 से पहले। तो F5 में लिखो, ये कौन सा वाउचर है F5? यस, पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर में हमारी कौन सी एंट्री आएगी? वो सारे के सारी एंट्रीज जिसमें क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आएगा। ऑल जनरल एंट्रीज विच इन्वॉल्व्स डेबिट, विच इन्वॉल्व कैश और बैंक at credit side will be passed in this voucher। लिख लिया सभी ने? बेटा हो गया? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ पेमेंट वाउचर, तो बच्चों को लगता है सिर्फ पेमेंट वाली ही यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी। बट मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखवाया आप लोगों को। मैंने क्या लिखवाया कि ऑल दोज एंट्रीज और ऑल सच एंट्रीज विच इन्वॉल्व कैश और बैंक एट द क्रेडिट साइड, मतलब टू में कैश या बैंक जब भी आएगा, चाहे वो हम पेमेंट के लिए कर रहे हो या किसी भी पर्पस के लिए हम वहां पे एंट्री पास कर रहे हो, वो सारे के सारे एंट्रीज कहां पे अपीयर होनी चाहिए? वो पेमेंट वाउचर में ही होनी चाहिए। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, चलो ये तो पेमेंट ही होगी सीधे सीधे, ये तो अनडाउटली ये हमारे पेमेंट वाउचर में ही ट्रांसफर होगी। लेकिन सपोज मैं किसी को एडवांस दे रहा हूं, मैं किसी को लोन दे रहा हूं, लोन से एडवांसेस आता है ना हमारा एसेट साइड में। तो सपोज मेरा एक क्रेडिटर है, उससे मतलब एक सप्लायर है जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो मुझसे बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, मैं आपको 1 महीने बाद रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा, आप मुझे पहले एडवांस में ही पैसे दे दो। तो मैं क्या करूंगा, उस पार्टिकुलर क्रेडिटर को मैं डेबिट करूंगा और वहां पे टू क्या लिखूंगा? टू कैश और बैंक, क्योंकि मैं उसको पैसे दे रहा हूं। तो यहां पे क्या मैं अभी उससे मैंने सामान लिया क्या? अभी तक नहीं लिया। तो मैं पैसे भी क्या दे रहा हूं? जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट नहीं हो रही है एक्चुअल में, वो मैं एडवांस उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड आया, मैं अपनी कंपनी या अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था, मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि यार मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मुझे 20,000 रुपीज तुझसे उधार चाहिए। तो मैंने वहां पे उसको 20,000 रुपीज मैंने उधार दे दिया। बट मैंने अपनी पॉकेट से ना देकर मैंने अपने शॉप से, मैंने अपने शॉप का जो भी कैश था वहां से मैंने दे दिया। तो क्योंकि मैंने शॉप से दिया हुआ है तो मुझे वहां पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, अपने अपने जर्नल में एंट्री पास बेटा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कंपनी से या फिर मेरे बिजनेस से 20,000 रुपीज कम हो गए, उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना मुझे। तो एंट्री क्या पास होगी इस केस में, जरा बताओ मुझे। एक बिजनेस अपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार देता है, या फिर एक बिजनेसमैन अपने किसी फ्रेंड से अपने फ्रेंड को पैसे उधार देता है, लेकिन वो अपने बिजनेस से लेकर देता है। तो एंट्री क्या होगी? लोन टू मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश। अब जरा यहाँ पे ये बताओ, बिल्कुल सही एंट्री बेटा, ये एंट्री यही होगी, क्योंकि आप एक तरीके से लोन ही दे रहे हो अपने फ्रेंड को,
या लोन टू फ्रेंड या लोन टू मिस्टर एक्स, जो भी उसका नाम होगा एक्स वाई जेड, टू कैश, क्योंकि आप कैश में दे रहे हो। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या आप मिस्टर एक्स या जो फ्रेंड है, जो भी उस बंदे का नाम हो, आप जो उसको वहां पे पैसे उधार दे रहे हो, क्या उस आप पेमेंट कर रहे हो किसी तरह की उन्हें? आर यू मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी काइंड? नो। लेकिन ये क्योंकि हमारे मैंने क्या लिखवाया है, जो क्राइटेरिया है F5 में क्वालिफाई करने की जनरल एंट्रीज की, कि क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आना चाहिए, तो वो सिंपली कहां पे क्वालिफाई हो जाएगी, वो F5 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी एंट्री। तो इस केस में हम पेमेंट नहीं भी कर रहे, लेकिन ये फिर भी पेमेंट वाउचर में एंट्री पास होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पेमेंट वाउचर का क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आना चाहिए, दैट्स इट। तो वो पेमेंट वाउचर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सभी बच्चों को बेटा क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो F6। F6 कौन सा हमारा वाउचर है? रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में लिखो सभी, ऑल एंट्रीज इन्वॉल्विंग, यस यस, वेरी गुड बेटा, ऑल एंट्रीज which involves cash or bank at the debit side will be qualified or will be passed in this voucher. समझ में आया बेटा सभी को? तो रिसीव का भी सिंपल क्राइटेरिया क्या होगा, इसी क्राइटेरिया को बेटा आप लोगों को यूज करना है। इसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है कि रिसिप्ट हो रहा है तभी रिसिप्ट में आएगा, नहीं। रिसिप्ट नहीं भी हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से आपके बैंक में, सॉरी, आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, चाहे वो कैश फॉर्म में हो चाहे वो बैंक फॉर्म में हो, तो वो हमारा रिसिप्ट वाउचर में आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं F7। क्या है ये, कौन सा वाउचर है ये? F7 जर्नल वाउचर, वेरी गुड। तो जर्नल वाउचर क्या होता है? बोलोगे सर जर्नल एंट्री में जर्नल वाउचर कहां से आ गया? तो जर्नल एंट्री डिफरेंट थिंग, देखो टैली में जर्नल एंट्रीज को वाउचर के नाम से जाना जाता है, पहली बात। और सारे ही जर्नल एंट्रीज को या सारे वाउचर को हम डिफरेंट कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा था कॉन्ट्रा वाउचर, सेकंड था हमारा पेमेंट वाउचर, थर्ड था हमारा रिसिप्ट वाउचर, फोर्थ है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या होगा, इसमें थोड़े से बड़ी डेफिनेशन लिखनी होगी, लिखो सभी, all non-cash transaction, all non-cash transaction लिखा सभी ने? अच्छा, कैश का मतलब नॉन कैश नॉन बैंक दोनों इंक्लूड हो जाएगा, इतना तो समझ में आता है ना सभी को? ऑल नॉन कैश का मतलब ऑल नॉन बैंक भी हो जाएंगे, क्योंकि कैश और बैंक बोथ आर कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट। ओके, सो ऑल नॉन कैश और नॉन बैंक जो भी आपको लिखना है, या कैश स्लैश बैंक भी कर सकते हो आप लोग समझने के लिए। ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। लिख लिया सभी ने? एक्सक्लूडिंग क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज, इतना बेटा सभी ने लिखा? अब वहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लो आप,
ब्रैकेट ओपन करके रिटर्न एज वेल लिख लो आप, मतलब चाहे वो सेल्स रिटर्न हो चाहे वो परचेज रिटर्न हो, वो भी एक्सक्लूड होगा इस डेफिनेशन से। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो ब्रैकेट को क्लोज कर लो, रिटर्न एज वेल के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लो, उसके बाद लिखो विल बी पास और विल बी क्वालिफाइड फॉर दिस वाउचर या विल बी पास इन दिस वाउचर, जो भी लिखना है लिख लो आप। तो यहाँ पे कौन सी हमारी एंट्री आएगी जरा आप बताओ मुझे, कोई एक्सप्लेन करेगा? यस वेरी गुड। सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही नहीं, जितनी भी एंट्रीज होगी जो नॉन कैश या नॉन बैंक ट्रांजेक्शन होंगे जितने भी, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस, उसके लिए एक डिफरेंट वाउचर हमारे पास है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, हमारे जर्नल में आएंगे, क्योंकि हमने जो दोनों तरफ कैश या बैंक होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रा है। एक तरफ जो आता है हमारा कैश या बैंक, उसके लिए हमारे पास दो वाउचर हैं, एक है रिसिप्ट और एक है पेमेंट। बचा कौन सा, नॉन कैश ही बचा ना बेटा हमारे पास। यहां पे दोनों तरफ ही कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, उनका क्या होगा, तो वो जर्नल वाउचर में आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्ट्रा में दोनों साइड और रिसिप्ट और पेमेंट में वन साइड, कैश या बैंक, और जर्नल वाउचर में नन ऑफ दिस साइड, किसी भी साइड वहां पे कैश या बैंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जल्दी से लिख लो आप लोग F8। F8 क्या है, सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर में प्लीज लिखो सभी, ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑल सेल्स ट्रांजैक्शंस, ब्रैकेट में लिखो ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन आफ्टर दैट ब्रैकेट ओपन, कैश एज वेल एज क्रेडिट, कैश एज वेल एज क्रेडिट। कैश एज वेल एज क्रेडिट, ब्रैकेट क्लोज। लिख लिया बेटा सभी ने? will be passed in this voucher, will be passed in this voucher। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है F9। F9 क्या है हमारा, तो उसको अभी लिख लो आप लोग, क्या लिखोगे उसमें? यस, ऑल परचेज ट्रांजेक्शन ब्रैकेट में कैश एज वेल एज क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस वाउचर। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, द क्वेश्चन इज, कोई बेटा जरा मुझे इसकी एंट्री बताएगा? ठीक, क्या गुड सोल्ड है ना, क्या होगा, कैश, सॉरी, कैश डेबिट टू सेल्स, क्या अमाउंट होगा हमारा, यही होगा। तो ये हमारी एंट्री हो गई, क्या होगा, कैश टू सेल्स। अब जरा मुझे ये बताओ ये कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगा, रिसीप्ट एंड सेल्स।
तो क्योंकि देखो ये रिसिप्ट के लिए भी क्वालिफाई कर रहा है और ये सेल्स के लिए भी क्वालिफाई कर रहा है, दोनों ही डेफिनेशन में। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डेफिनेशन में। रिसिप्ट वाउचर में आप लिखोगे जो भी चीजें लिखी हुई है बिल्कुल सेम होगा, एंड में लिख देना एक्सक्लूडिंग कैश सेल्स। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो रिसिप्ट में जो आपने लिखा हुआ है कि इफ कैश और बैंक अपीयर्स और आर एट द डेबिट साइड ऑफ द एंट्री देन इट विल बी पास और विल क्वालिफाइड फॉर रिसिप्ट वाउचर। तो वहां पे आप एक्सक्लूडिंग लिख देना, मतलब एक एक्सक्लूजन है वहां पे, एक एक्सेप्शन है वहां पे। वो क्या है हमारा? कैश सेल्स का, क्योंकि कैश सेल में भी हमारा डेबिट में क्या आ रहा है? कैश या बैंक आएगा। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो ये एंट्री कहां पे पास होगी? ये हमारी सेल्स वाउचर में होगी, क्योंकि सेल्स चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, उसके लिए सेल्स वाउचर डेडिकेटेड बना हुआ है। तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर में नहीं जाएगा, क्योंकि एक एंट्री एक ही जगह पे पास होगी, दो जगह पे पास नहीं होगी कोई भी एंट्री, वरना फिर वो डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री हो जाएगी। इतनी बात बेटा समझ में आई सभी को? इसी तरीके से हाँ बेटा, हाँ अगर वो रीपेमेंट हो रहा है, हाँ जब हम जैसे हमने जब लोन दिया तो पेमेंट में चला जाएगा, जब हम रिसीव करेंगे मतलब जब वो हमें रीपेमेंट करेगा हमारे लोन का, वो रिसिप्ट में जाएगा। और इसी तरीके से परचेज वाले वाउचर में, सॉरी पेमेंट वाले वाउचर में आप क्या लिखोगे? वेरी गुड बेटा, एक्सक्लूड कैश परचेज। तो कैश सेल्स और कैश परचेज ये दोनों ही रेस्पेक्टिवली कहां पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि परचेज और सेल्स के लिए एक इंडिविजुअल या फिर एक डेडिकेटेड वाउचर वहां पे हमें मिलता है टैली के अंदर। इसीलिए हम सारे परचेज और सेल्स एंट्रीज कॉपी करेंगे, इस इन डेडिकेटेड वाउचर्स में हम पास करेंगे। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो हॉट कीज आपके सामने अवेलेबल है। कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए आप F4 प्रेस करोगे, पेमेंट एंट्री पास करने के लिए आप F5 प्रेस करोगे, रिसिप्ट वाउचर में पास करने के लिए F6 प्रेस करोगे। ओके, इन द सेम वे जर्नल में पास करने के लिए F7, सेल्स में F8 और परचेज के लिए F9। ठीक है, ठीक है बेटा। अभी आप कौन से वाउचर पे हो आप लोग? मतलब मैं कौन से वाउचर पे हूं? देखो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर वन का मतलब अभी हम फर्स्ट एंट्री पास करने वाले इस पार्टिकुलर वाउचर के अंदर, तो हर वाउचर का अपना अलग सीरियल नंबर होगा। समझ में आ रहा है ये? तो हर एक वाउचर का अपना अलग अलग सीरियल नंबर होगा। अब फिर आते हैं अदर वाउचर को बाद में हम डिस्कस करेंगे। नीचे की चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बस ये चेंज मोड जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब आते हैं F2 पे, क्योंकि हमने डेट को अभी डिस्कस ही नहीं किया। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हो? आपने जर्नल एंट्री में डेट ही रिकॉर्ड करते हो ना, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वो डेट के लिए होता है, उसके बाद हमारा लेजर फोलियो होता है, उसके बाद हमारा पार्टिकुलर्स होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? वो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होता है। यही होता है ना? मैं कुछ भूल गया मैं? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, तो लेजर फोलियो बताया तो मैंने। किसके बाद होता है? चलो माय मिस्टेक। तो पार्टिकुलर्स के बाद हमारा लेजर फोलियो होता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। लेजर फोलियो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी भी नहीं। लेजर फोलियो हम किस लिए करते हैं? रेफरेंसिंग के लिए करते हैं कि ये पार्टिकुलर एंट्री कौन से लेजर फोलियो में वो जाएगी, ताकि हम लेजर वाला जल्दी से फटाफट अपना
जो बुक कीपिंग हमारी है या फिर जो भी हमारा रजिस्टर्ड है उस पेज नंबर पर जाके सीधा हम वहां पे देख लें कि हमने ये ट्रांसफर किया कि नहीं किया, या फिर ट्रांसफर करना तो हमें ढूंढना ना पड़े, हम सीधा वहां पे कर लेते हैं। टैली में लेजर फोलियो को कोई काम नहीं है तो इसीलिए लेजर फोलियो को अभी हटाऊं। बचा कौन सा? डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पे हमारा पार्टिकुलर आएगा और इस राइट हैंड साइड में अभी अमाउंट आएगा, वो अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है मैनुअल में भी और टैली में भी, जो होती है हमारी डेट। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन टैली। तो नंबर 1 विल बी, क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन टैली। प्लीज राइट इट डाउन, हेडिंग। 4 मिनट ही बचे हैं, वैसे बहुत ज्यादा टाइम मैंने ले लिया बेटा। आज एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझसे जरा सर भी नहीं हिलाया जा रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया मेरी गर्दन को। बेटा हेडिंग लिख ली सभी ने? तो प्लीज राइट डाउन द नंबर 1 स्टेप। देखो मैंने सारी चीजों को मैंने स्टेप लिखवा रखा हूं, मतलब लिखवा रहा हूं मैं, ताकि वो आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम आए आप सीधा नोट्स को रेफर करो और वहां पे आप उसको देख के जनरल एंट्री पास, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लो। बार बार मुझे कांटेक्ट करने की या किसी टीचर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये? तो ये नोट्स आपको आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट भी समझ सकते हो आप, तो सेल्फ स्टडी में ज्यादा काम देगा आप लोगों को। तो नंबर 1 विल बी, क्या होगा कोई मुझे बताएगा पहला स्टेप क्या होगा? नो, सबसे पहला बेटा होगा सिलेक्ट, वेरी गुड बेटा, सिलेक्ट रेलेवेंट वाउचर। सबसे पहले आपको वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 2, क्या होगा बेटा? इस स्पीड से चलोगे तो फिर तो हो चुका आज। यस, द सेकेंड स्टेप विल बी नॉट सिलेक्ट डेट, वहां पे आपको प्रोवाइड डेट, ओके। तो डेट को बेटा कैसे करेंगे जरा यहाँ पे देखो। आप जैसे सपोज मुझे जाना है जर्नल वाउचर पे, तो मैंने अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस किया, तो मैं कहां पे आ गया? जर्नल वाउचर पे आ गया। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? मुझे डेट वहां पे मुझे प्रोवाइड करनी है, तो मैं कौन सी बटन प्रेस करूंगा डेट के लिए? F2। तो जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास वाउचर डेट नाम से आ गया, यहाँ पे आ गई ना यहाँ पे। अब डेट, जिस भी डेट का मुझे वो डेट प्रोवाइड करनी है, लेकिन बेटा क्योंकि हम एजुकेशन मोड में हम काम कर रहे हैं टैली में, मतलब फॉर प्रैक्टिस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो टैली हमें यहाँ पे क्या देता है? हमें लिमिटेड डेट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए डेट अलाउड होती है अंडर एजुकेशनल मोड। जब लाइसेंस ले लोगे तो फिर सारी डेट काम करने लगेगी, लेकिन क्योंकि हम अभी एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, तो टैली हमें सिर्फ 3 डेट प्रोवाइड करता है, ओनली 3 डेट्स। नंबर 1 इज फर्स्ट, नंबर 2 इज सेकंड एंड नंबर 3 इज 31st। तो 1 तारीख, 2 तारीख और 31st, तो ये 3 डेट हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी डेट यहां पे ले नहीं सकते। बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? तो फरवरी के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए डेट के? फरवरी मंथ में हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे डेट के? ओनली 2 ऑप्शन, क्योंकि फरवरी 28 या 29 का ही होता है, तो उसमें 31st आएगा नहीं। इन द सेम वे अप्रैल में क्या होगा? वहां पे भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि अप्रैल क्या होता है? 30th का वो मंथ होता है। तो जिस मंथ में 31st आता है वहां पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, जिस मंथ में 31st नहीं आता वहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो सेकंड स्टेप के आगे आप ब्रैकेट में लिख लो, नॉट टू बी यूज्ड और नॉट टू बी डिस्कस इन दिस सिलेबस। हमें इस सिलेबस में डेट को हमें डिस्कस नहीं करना, ना ही हमें इसको यूज करना है। वैसे मैंने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन आपको यूज नहीं करना होगा।
इग्नोर स्टेप नंबर 2, मतलब लिख लो आप लोग अपने नॉलेज के लिए, लेकिन कभी भी F2 का यूज मत करना। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कभी डेट मेंशन होगी ही नहीं। तो हम डेट को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सीधा बाहर निकलते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा? आप लोगों की क्लास है क्या अभी? ठीक है, चलो तब स्टेप नंबर 3 कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं। ठीक है बेटा, क्यों मिली।